I told you to visit on NABARD and RBI and RBI, so you can understand what is the role of government of India towards microfinance and value chain, specifically for the value chain. Okay, so today we are going to see the next level, the whatever the microfinance we have seen. That it is also focused. The some area of microfinance is focusing on rural area. Okay, so rural finance is there, and it was observed that in rural area there is a need of more finance. Okay, ऐसा देखा गया कि रूरल एरिया में ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है. यू कैन सी हियर ऑन माय पीपीटी आई हैव कीप्ट स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस ओनली. द फार्मर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग एरिया के जितने भी फार्मर्स हैं, उन सबको अलग अलग स्टेज में फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और इसके लिए रूरल फाइनेंस आया. एज पर द डेटा वर्ल्ड बैंक जो है उसके हिसाब से, आई हैव गिवन यू इन द सोर्स, उसके हिसाब से एंड 2019 6.528 people percentage of people are still in village area. They all are staying in villages, and as per this, if we talk about the financing, तो we can say कि 65% of the population जो है actually villages में बैठी हुई है. और ये जो villager है, ये सारे मैक्सिमम डिपेंड है फार्मिंग के ऊपर. फार्मिंग इज डिपेंड ऑन एनवायरमेंट. ओके, एंड दिस 65% ऑफ द पीपल आर गिविंग प्रोड्यूसिंग द फूड ग्रेन्स. ओके, सो ये जो फार्मर्स है ये अलग अलग एरियाज में, उसमें भी देखा गया है ये ज़्यादा करके जो विलेजेस है इंडिया में, उनकी जो पॉपुलेशन है इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 2000. ये रेंज के विलेजेस ज़्यादा है इंडिया में. मीन्स ऐसी बस्तीज है जिसको विलेज में ही काउंट किया जाता है इंडिया में, तो ऐसे लोग हैं. तो ऐसी जगह पे फाइनेंस पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब के लिए जब स्टडी किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व कि अराउंड 70% ऑफ द विलेजर मीन्स जो रहने वाले लोग हैं गांव के, उनको तो बैंक के बारे में पता नहीं है. दे आर नॉट इवन बैंकेबल. बैंकेबल मीन्स व्हाट, बैंक सर्विसेज ही उनके तक पहुंची ही नहीं है. एंड जब ऐसी चीज़ों में जहाँ पे बैंक ही अपसेंट है तो फाइनेंस कहाँ से आएगा. तो यहाँ पे कम्प्लीटली फाइनेंस जो है वो कम्प्लीटली अपसेंट है. एंड जस्ट उनके पास जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस वो खुद सेविंग करके चला रहे, या फिर दे आर टेकिंग अ फाइनेंस फ्रॉम द मनी लेंडर. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई ने सोचा कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जो रूरल को फाइनेंस करे. ओके, तो इसीलिए बाद में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुई. तो नंबर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनी स्टार्टेड बिग ऑफरिंग दिस रूरल फाइनेंस. ओके, आज की डेट में नेशनलाइज प्राइवेट बैंक सभी इसमें है. ओके, तो ये जो फाइनेंस सेक्टर है ये ऐड हुआ सपोर्ट करने के लिए. जो रीजनल एरियाज है, जो छोटे छोटे एरियाज है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये फाइनेंस सेक्टर बढ़ने लगा. जब as banks and financial services continue to extend their services into the rural area, they are generating employment into the locality. मीन्स इसका ये भी एक फायदा हुआ कि नियर बाय एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ, क्योंकि पहले जो 100% फार्मर्स डिपेंड थे फार्मिंग के ऊपर, नाउ they are having some kind of a salary form of it. Okay, secondly, very important thing is what people started learning about banking, how to save, how to take loan, what are the things are required. तो ये धीरे धीरे एक लिटरेसी आई. ओके, अगर हम रूरल इसमें देखें तो ये जो पर्टिकुलर फाइनेंस के इश्यूज एंड चैलेंजेस देखना चाहे तो ये जो पर्टिकुलर रूरल फाइनेंस है ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज में, मीन्स एकदम वेरी पुअर पीपल उनके लिए. बट दूसरा एक फैक्ट है कि पुअर ग्रुप माइट बी नीड सिंपल सेविंग रिक्वायर्ड सर्विसेज. ओके, उनको छोटे छोटे सेविंग्स करने की या फिर छोटा छोटा क्रेडिट की ज़रूरत होगा, जिसके हिसाब से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर कोई इमरजेंसी से मेडिकल खर्चा आ गया, कोई बहुत बड़ा उनके गाय भैंस है उनके लिए कोई खर्चा चाहिए, तो उसके लिए जो है वो क्रेडिट लेते हैं. बट इसके अपोजिट में जो बहुत बड़ा चैलेंज है रूरल फाइनेंस में वो ये है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जो नया कंसेप्ट आया है उसके लिए जो प्रोड्यूसर्स कंपनीज है, even there are the some cooperative fruit
फ्रूट कोऑपरेटिव्स, मीन्स जो भी तुम्हारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स बन रहे हैं उनके कोऑपरेटिव्स बने हुए फार्मर्स के टू सेल द पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स। ओके, तो ऐसे जो प्रोड्यूसर्स कंपनीज है, कंपनीज नहीं एक्चुअली द फर्म्स है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। फार्मर्स को क्या चाहिए कि मुझे जब धान लगाना है तो मुझे सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ओके, एंड वाटर वाटर इरिगेशन के लिए थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए, मेरे गाय भैंस है उनके लिए चाहिए। बट ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें ग्रुप है, करेक्ट, इट इज अ ग्रुप, एंड इनके लिए फिर प्रोड्यूसर्स, ये जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऐसे जो फार्म के कोऑपरेटिव्स हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो अपर साइड में है, उनको ज़्यादा क्रेडिट लगता है। जैसे उनको लगता है इनपुट्स जो भी उनके अंदर मीन्स उस ऑपरेशन कंपनी के अंदर या फिर उस कोऑपरेटिव के अंदर, फार्मर्स कोऑपरेटिव के अंदर जो भी फार्मर है उनके लिए लगने वाला इनपुट, इनपुट मीन्स व्हाट, सीड्स का खर्चा, पेस्टिसाइड्स का खर्चा, फिर उनके जो भी लगने वाले खर्चे, उनके लिए फाइनेंसिंग करना, इसके लिए बेसिकली इस फार्मर प्रोड्यूसर्स के लिए क्रेडिट का जरूरत है। ओके, यहाँ अकेला फार्मर नहीं आके मांगता है लोन, ये पूरा कंपनी मांगता है, इन द नेम ऑफ कंपनी ये क्रेडिट मांगेगी। ये कंपनी और किसके लिए आपको लोन मांग सकती है रूरल फाइनेंस में, प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए, या फिर ये फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन जो भी खुल गई इसको खुद के अगर उनके फ्रूट ग्रेन्स या फिर जो भी उनके फ्रूट्स है अगर उनको वो सेल करने होंगे, मल्टी फ्रूट सोसाइटीज है, तो ऐसे जो पर्टिकुलर सोसाइटीज है उनके लिए मार्केटिंग भी लगेगा। तो ये चाहते हैं कि ये कैसे तो भी इनका जो रिस्क है वो कवर करे, तो हो सकता है वो इंश्योरेंस भी निकालना चाहे, इवन असेट्स के लिए जो भी है उसका इंश्योरेंस निकालना चाहे। तो ऐसी सिचुएशन में इनका डिमांड इज डिफरेंट, पुअर लोगों का डिमांड इज डिफरेंट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रूरल फाइनेंस के अंदर कि लाइक वी हैव टू गिव अ सर्विसेज बोथ काइंड ऑफ, एकदम छोटा सर्विस भी देना है और ऊपर से जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज या फिर फार्मर प्रोड्यूसर सोसाइटीज है उनको भी सपोर्ट करना है। ओके, तो इसमें इस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर, इस रूरल फाइनेंस के क्लस्टर के अंदर सभी आगे आज की डेट में देखा गया तो नेशनलाइज बैंक्स भी काम कर रही है, प्राइवेट बैंक्स भी काम कर रही है, क्रेडिट सोसाइटीज भी काम कर रही है, कोऑपरेटिव्स भी काम कर रहे हैं, पूरा कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा इसी में लगा हुआ है। और इनफॉर्मल लोन्स मीन्स जनरली जो लैंडलॉर्ड्स है वो भी यहाँ पे फिर भी आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी सी नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक्स में जो बैंक्स खोले गए हैं उन्हीं को कहा जाता है ग्रामीण बैंक्स या फिर रीजनल रूरल बैंक्स भी कहा जाता है। ओके, लास्ट टाइम हमने ग्रामीण बैंक के बारे में बात किया था जब हमारी बात हुई थी यूनुस सर के बारे में कि उन्होंने ग्रामीण बैंक खोला, करेक्ट, he is the first leader in whole world for opening such a kind of a ग्रामीण बैंक, करेक्ट। तो नेशनलाइज बैंक से स्टार्टेड मीन्स एक नेशनलाइज बैंक भी उनके खुद के ऐसे रीजनल रूरल बैंक्स ओपन कर रहा है जो ग्रामीण बैंक का काम करेंगे कि ताकि वो सारी सर्विसेज दें। ओके, तो ये आरआरबी जो है ये स्टार्टेड हुए, एस्टैब्लिश हुए इंडिया में, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मोस्टली ऑन एग्रो सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चरल सेक्टर रिलेटेड और अलाइड सेक्टर के ऊपर फोकस करने लगे। ओके, एंड रीजनल रूरल बैंक्स जो है इंडिया में पेनिट्रेट होना स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से स्लोली फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। बेसिकली ये रूरल बैंक्स ओपन करने का आरबीआई का जो मोटिव हो था वो ये भी है कि लाइक दे वांटेड टू गिव अ बिग पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। Financial inclusion means what? Including each and every person of India to have a bank account and to have a banking services. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर आरआरबीज है जो इसके थ्रू पेनिट्रेशन के थ्रू दे आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर सच अ काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड टू ऑल द रूरल पीपल। ओके, टिल डेट आज की डेट में देखा गया तो इंडिया में करीब करीब 14,475 रूरल बैंक्स है in the country, and which of they 2,126 are located into the remote areas like hilly areas में ये particular branches उन्होंने बिठाए हुए, जैसे मेघालय या फिर यू कैन टेक आसाम, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हमारे एसबीआई के ब्रांच है। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा जो नेशनलाइज बैंक फिलहाल जो काम कर रहा है वो है एसबीआई,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है एंड रिसेंटली यू माइट हैव हर्ड द न्यूज़ इन पर्टिकुलर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर कि हमारा इंडिया अभी कुछ ही बैंकों को ऑथोराइज करने वाला है। उसमें से एक एसबीआई है, जिसमें हमारी मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैम, उन्होंने इस बारे में बोला हुआ है कि एसबीआई यू कैन ट्रस्ट। ओके, तो एसबीआई एक बहुत बड़ा और ओल्ड बैंक है जो स्ट्रांग है आज की डेट में। तो as on date of SBI is having 14 sponsored RRB. Sponsored means what? जिसको गवर्नमेंट चलाता है, ओके, गवर्नमेंट उसकी पैसे दे रहा है। एंड ये जो पूरा उनका नेटवर्क है वो पूरा 3784 ब्रांचेस में चल रहा है। एंड these branches have been set up in different parts of country with the sole purpose of developing agriculture through the credit deployment. मीन्स ये सारी ब्रांचेस जो है वो पूरी तरह से सब सेल्फ सस्टेनेबल है। उनको जिस एरिया में वो काम करे वहाँ के क्रेडिट रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे आर प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट टू द रूरल पीपल। एंड ये सारी आरआर भी स्पॉन्सर्ड बाय द बैंक्स होती है। और एग्रीगेट डिपॉजिट आज की डेट में इस पर्टिकुलर आरआरबीज में जो लोगों ने पैसे रखे हुए हैं वो 14,034 करोड़ रुपए आज की डेट में लोगों ने, गरीब लोगों ने सेव किए हुए हैं एसबीआई के आरआरबीज में। और एडवांसेस मीन्स व्हाट, लोन्स जो दिए गए हैं इस पर्टिकुलर आरआरबीज के थ्रू अगर देखा गया है तो 24,032 करोड़ इतना दिया गया। ये डेटा मैंने एसबीआई की बैंक से लिया हुआ है। तो दिस डेटा अपडेटेड ऑन वेबसाइट ऑन 2014 रिलेटेड, रिसेंट डेटा मुझे नहीं मिला है। तो दिस इज एक्चुअल पिक्चर दैट एसबीआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इज वर्किंग इन आवर इंडिया। एंड इफ वी टॉक अबाउट अ प्राइवेट प्लेयर कमर्शियल में देखा गया तो आईसीआईसी बैंक है जो लीडिंग है इस पर्टिकुलर एरिया में। एंड ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में जो ये पर्टिकुलर रूरल फाइनेंस दे रहा है और वो रूरल मार्केटिंग के लिए बहुत फेमस है आज की डेट में। इनकी अलग अलग सर्विसेज है, जैसे आपको पेस्टिसाइड्स में एकदम बेसिक इनपुट से रिलेटेड भी लोन दिए जाते हैं, या फिर आपको कोई बीच में आपको ट्रैक्टर खरीदना है, या फिर आपको कोई कैटल्स खरीदने हैं आपके फार्म में, तो उसके लिए सबके लिए पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा दिस पर्टिकुलर बैंक इज प्रोवाइडिंग किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड ये एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक ये है इंस्ट्रूमेंट है। ये अगर किसी भी फार्मर के पास होगा किसान क्रेडिट कार्ड तो ही इज एबल टू गेट अ लोन एट द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो किसान क्रेडिट कार्ड निकालना और उसके थ्रू लोन देना ये काम आईसीआईसी बैंक करता है। Even rural banks provide gold loans, even farm equipment loan. Farm equipment means what? कटर है या फिर छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, मीन्स सप्लीमेंट टू ट्रैक्टर या फिर सप्लीमेंट टू योर बुलक कार्ड, ये सारे के लिए जो भी पैसा लगेगा वो सारा फार्म लोन में इक्विपमेंट्स में दिया जाएगा। इसके अलावा एसएचजीज को लोन देना भी रूरल फाइनेंस के अंदर फॉल होता है। कि जैसे कि मैंने लास्ट में आप लोगों को एसएचजी के बारे में बताया था, तो many SHGs, lakhs of SHGs are working around here in India. So the rural में ये एक SHG का कंसेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है ऑलरेडी इंडिया में, तो उनको फाइनेंसिंग का काम आईसीआईसी बैंक कर रहा है। एंड अभी तो नया जो कंसेप्ट आ रहा है, आईसीआईसी ने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किए। उन्होंने जितने भी उनके रूरल ब्रांचेस है उसमें अभी तो उन्होंने ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। एंड सरप्राइजिंगली जितने भी रूरल पीपल्स है दे हैव अडॉप्टेड दैट टेक्नोलॉजी एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इट। But as they observed कि like people are using means they are friendly to use the technology, but they are not capable of bearing the cost of internet. Okay, क्योंकि जो भी ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी उसके लिए इंटरनेट जरूरी है, करेक्ट? So that's why bank is going to introduce a Wi-Fi hotspot, so जहाँ पे जाके people can operate their particular bank apps. Okay, तो 700 रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस में ये हॉटस्पॉट खुलने वाले हैं आईसीआईसी बैंक। और ये बहुत प्राउडफुल बात है कि आईसीआईसी बैंक ने ऐसा टेक्नोलॉजी ऐप रिलेटेड पूरी सर्विसेज डेवलप की है। ओके, एंड नाउ आईसीआईसी आगे और फर्दर आगे जाके क्या कर रहे हैं, दे आर टाइम विद टाइम मींस दे आर टाइंग अप
कि जो लार्ज कारपोरेट है उनके साथ वो टाई अप कर रहे हैं कि जाके ताकि वो रूरल इंडिया में उनका प्रेजेंस बनाएं, ओके, and they should provide a loan and banking services and to the all the people like जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रेडर है, उनको भी लोन इस रूरल बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू मिले, ओके। और इसके लिए दे आर टाइंग मीन्स दे आर आल्सो टाइंग अप विद द पोस्टल डिपार्टमेंट, बिकॉज इंडिया का ऐसा एक ही सर्विस है जो हर कोने कोने में फैला है, वो है पोस्टल डिपार्टमेंट। तो आईसीआईसी इज ऑल्सो टाइंग अप विद देम ऑल्सो कि लाइक जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये सारी सर्विसेज आईसीआईसी उनको प्रोवाइड करें, ओके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इनका, ICICI Bank, they are doing these all wonders in this particular. If you want, you can visit their particular ICICI banks. Here I have given a website page. You should know the all cases. That's why I am discussing the example also here. कि like ICICI Bank है, okay? Because ये पूरा syllabus आपका case base है. Then जो इसके अलावा नेशनल बैंक और प्राइवेट बैंक के अलावा और एक स्ट्रक्चर जो बहुत पुराना है इंडिया में एंड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो है कोऑपरेटिव बैंक्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स है, जहाँ पे रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो है वो बहुत पुरानी है और ये ना हर तरह का लोन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज द लॉन्ग टर्म, ओके। तो जो डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिया जाता है उसके लिए एक कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडिया में, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से पूरा जो फाइनेंसिंग है वो होगा, ओके। अगर आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स है और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है, पैक्स, ओके। मींस पैक दिस इज द फर्स्ट लेवल, सॉरी दिस इज द फर्स्ट लेवल, ओके। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए, छोटा मोटा लोन चाहिए तो, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा लोन चाहिए तो यू कैन गो इट टू दिस सेकंड लेवल, और आपको इससे बड़ा चाहिए तो यू कैन गो फॉर द स्टेट लेवल। और every state have this state cooperative bank, every district have a district cooperative bank, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है हमारा, वैसे जलगांव कोऑपरेटिव बैंक है, सातारा कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, मीन्स एवरी डिस्ट्रिक्ट हैव देयर ओन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ओके। एवरी स्टेट हैव देयर ओन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू चलेगा, मीन्स यहाँ पे अगर जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कुछ फंडिंग आता है, जैसे कोई कंसेशन दिया जाता है स्पेसिफिकली फार्म्स रिलेटेड, की बीच में आया था ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लोन वेवर ऑफ कर दिए, करेक्ट। तो ये जो वेवर ऑफ स्कीम्स है ये तो नेशनलाइज बैंक में तो उनके स्ट्रक्चर से जाएगी, बट मैक्सिमम पीपल हु आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव, तो उनके लिए ये पैसा स्टेट कोऑपरेटिव को जाएगा, फिर स्टेट कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट को देगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पैक्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, okay. This is the actually flow of money when the any particular scheme is coming, okay. Same way for the किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो है वो भी वैसे ही दिए जाते हैं, okay. और इस पर्टिकुलर क्रेडिट बैंक्स में जब आपको लॉन्ग टर्म अगर क्रेडिट सप्लाई करना है तो उसके लिए सप्लाइड बाय द प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये अलग बैंक है जो लॉन्ग टर्म लोन देगा, ओके। तो ये स्पेसिफिक अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है कोऑपरेटिव में जो ऑथोराइज है आरबीआई के थ्रू, ओके। तो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर आरबीआई का ही मैंने वेबसाइट से एक आर्टिकल है पब्लिश हुआ उसी में से ये उठाया हुआ है कि कोऑपरेटिव बैंक्स देखा गया इंडिया में तो टोटल 97,410 थी 2011 में, ओके। और उसमें यूसीबीज है और हम रूरल की बात कर रहे हैं, तो यूसीबी ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये अलग सेक्टर है, ओके। डोंट फोकस ऑन दिस, वी आर फोकसिंग ऑन दिस एरिया, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्बन कोऑपरेटिव, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल। तो इस रूरल में उस वक्त 2011 के बाद जो कोऑपरेटिव थी वो 95,765 रूरल कोऑपरेटिव थी जो उस वक्त वर्किंग थी, उसमें से उस वक्त उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन जो दिए थे अराउंड 95,000 थे। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो आज की डेट में भी 31 है, डीसीसीबी जो है वो आज की डेट में भी 370 है, और पैक्स बढ़ गए हैं, ओके। पैक्स का डेटा ये गलत होगा क्योंकि अभी तो 1 लाख अबाउ पैक्स है फिलहाल इंडिया में, ओके। तो ये पैक्स का सिचुएशन था।
और लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं, तो वो उस वक्त के वक्त जो थे 717 दिए गए थे, बट जो उनके जो पर्टिकुलर बैंक्स है शॉर्ट टर्म उसके लिए, तो वो 20 ही थे। और जो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव, ये मैंने यहाँ पे जो बोला प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये जो बैंक्स है वो 697 है। आई डोंट नो द अबाउट अपडेटेड फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर, but this particular structure also increase, that I know. Okay, but this is nothing but the whole structure is working as per the RBI, and RBI is governing them. Okay, RBI is providing guidelines, क्योंकि इंडिया का एक ये है कि जितनी भी बैंक्स रन हो रही है ऑफिशियली या अनऑफिशियली जो भी है, सारे सर्टिफिकेट जो है उनका रेगुलेशन जो है वो पूरा आरबीआई के थ्रू होता है। ओके, ये कोऑपरेटिव लॉ के अंदर रजिस्टर होती है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि हर स्टेट का कोऑपरेटिव लॉ अलग है। ओके, जैसे महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव लॉ अलग है, यही एमपी में जाओगे तो एमपी का कोऑपरेटिव लॉ अलग है। और जो भी कोई कोऑपरेटिव ओपन होती है, वो भले बैंक हो, छोटी सी फार्मर वाली हो, या फिर क्रेडिट हो, फ्रूट सेल वाली हो, ठीक है, एनी सोसाइटी, वो सारे रजिस्टर होते हैं इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। इवन हमारी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी सारी इसी कोऑपरेटिव लॉ के अंतर्गत रजिस्टर होती है। ओके, तो ये सारी बैंक्स भी इसी कोऑपरेटिव लॉ के अंतर्गत रजिस्टर होती है। और ये जो लॉ है, ये लॉ स्टेट गवर्नमेंट चलाता है। ओके, बट ये जो पर्टिकुलर बैंक्स है स्पेसिफिकली इस कोऑपरेटिव लॉ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के, लेके टेक एग्जांपल महाराष्ट्र की बात की है, तो महाराष्ट्र का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके अंदर बैंक रजिस्टर हो गई, बट उसको चलना है, उसको गवर्न करने वाला कौन है? आरबीआई है। अंडरस्टूड? इस रूल को उस पर्टिकुलर आरबीआई विल डिसाइड कि उनको क्या अधिकार है, कितना पैसा लेना, कितना देना, कैसे चलाना है, क्या सिस्टम होगा, क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, ये पूरा आरबीआई बताएगा। ठीक है, बट इनका इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स कब इलेक्शन होंगे, कौन क्या रहेगा, कैसे अकाउंटिंग होगा, कैसे चलाना है, इसके रिलेटेड कितने मेंबर चाहिए, कैसा चलेगा, कितने बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी हो गए, किसको मैंडेटरी नहीं होंगे, ये सारे रूल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करेगा। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बोथ द स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हुआ कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं हमारे रूरल फाइनेंस को फाइनेंशियल इंक्लूजन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी फैक्टर्स, बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स है जो इस आरआरबीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो आरबीआई ने 2005 में वर्किंग पेपर में उन्होंने लिस्ट आउट किए थे कि व्हाट आर द रीजंस बेसिकली आरआरबीज के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो पहला तो फैक्टर ये है कि जो आरआरबीज है वो बड़ी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत छोटा है। जैसे कि मैंने बोला, एक विलेज के लिए वो आरआरबीज ओपन होती है, पैक्स है। पैक कहाँ ओपन होगा? एक छोटे से गांव में, जैसे विंजर गांव ले लो या फिर बीवरी गांव ले लो, छोटे छोटे जो गांव है पुणे के आजू बाजू, वहां पे वो पर्टिकुलर एक पैक्स ओपन हो रहा है। ओके, ये छोटे छोटे गांव में ये पैक है, और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो छोटे से गांव से लिमिटेड ही है, क्योंकि वहां के ही लोग उसके सदस्य बने हुए हैं। तो उनका जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड है। ये पैक के बारे में मैंने बताया, बट सेम वे अगर इफ आई टॉक अबाउट द ब्रांच ओपन इन दैट पर्टिकुलर विलेज, जैसे कि एसबीआई का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का या फिर आईसीआईसी का उस पर्टिकुलर विलेज में अगर ब्रांच ओपन भी होता है, तो उनका ऑपरेशंस कहाँ तक चलेगा? वो छोटे से गांव के लोगों के लिए ही चलेगा ना, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वही उसके साथ बैंकिंग करेंगे। तो ये एक लिमिटेशन की तरह काम करता है जो उनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है। दूसरा है कि इनका जो फोकस है वो स्मॉल कस्टमर्स पे ज्यादा है, क्योंकि इनका जो मैंडेट है रूरल फाइनेंसिंग का, वो फोकस इसी पे ही है कि दे आर सपोज टू गिव मोर फाइनेंस टू द फार्मर। ओके, उनको फार्मर पे फोकस करना है। तो ये भी एक एरिया है जो जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, एंड इसमें ऐसा नहीं कि छोटे बैंक में जो कि रूरल बैंक से उसके अंदर बड़े जो रिच पीपल है या फिर लैंडलॉर्ड्स है वो अकाउंट नहीं खोल सकते या फिर वो लोन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है ना, दे कैन आल्सो टेक द लोन। ओके, तो ये एक है। दूसरा एक है परसेप्शन, सबसे बड़ा फैक्टर ये परसेप्शन as a instrument of a social policy within the viable consideration, while
देयर वॉज अ प्रेशर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या हो रहा है कि इसको एक, जब रूरल फाइनेंस जो लाया गया ना, इसको स्टार्टिंग में एज ए इंस्ट्रूमेंट उतारा गया था मार्केट में कि ये एक ऐसा काम करेगा स्ट्रक्चर जो हर इंसान को, हर गरीब पर्सन को बैंकेबल बनाएगा, ठीक है। बट जितना कि बैंक का कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसके बाद तो प्राइवेट बैंक्स तो आए ही आए, बाद में तो अभी यू कैन सी द फॉरेन बैंक्स आर आल्सो कमिंग, करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन वाई बढ़ गया क्योंकि जो इन्वेस्टर है, जैसे कि मैं हूं, मैं सेविंग करना चाहती हूँ, तो आई कैन सेव इन एनी बैंक, करेक्ट। आई कैन सेव इन अ कोऑपरेटिव, करेक्ट, कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग कर सकती हूँ, मैं नेशनलाइज बैंक में सेविंग कर सकती हूँ, मैं प्राइवेट बैंक में भी सेव कर सकती हूँ, मैं फॉरेन बैंक में भी सेव कर सकती हूँ। तो कंपटीशन बढ़ गया एंड दैट इज बिकम एन फैक्टर कि कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया जाने लगा आरआरबीज के ऊपर कि दे शुड परफॉर्म मोर, क्योंकि आरआरबी जो है वो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, करेक्ट। सो ये एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा फैक्टर है, वो आरआरबीज के परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज उन वहां पे तो ये लिमिटेड एरिया, छोटे कस्टमर है, तो ये वहां पे बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे, करेक्ट। दूसरा एक है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लिमिटेड फाइनेंशियल असेट्स होती है उनके पास, एंड द वे ऑफ गैदरिंग लार्ज शेयर ऑफ अ रूरल फाइनेंशियल मार्केट बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट, वाई डिफिकल्ट टू प्रोवाइड अ फुल रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मीन्स एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कोई भी बैंक जो है ना, कोई भी आरआरबी जब ओपन करता है तो उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही है उसके साथ लगने वाली एसेट, जैसे कि टेक एग्जांपल, कोई भी बैंक अगर डायरेक्टली किसी घर में खोला गया तो वो बैंक की तरह दिखेगा नहीं, करेक्ट। तो व्हाट यू नीड टू ओपन, यू हैव टू हैव एटलीस्ट वन प्रॉपर प्लेस, तो वो प्लेस का रेंट आ गया, उस पर्टिकुलर बैंक को बैंक का लुक देने के लिए लगने वाला सारा फर्नीचर आ गया। देन वहां पे अगर आप एटीएम सर्विसेज देना चाहो तो एटीएम का खर्चा बढ़ जाएगा, इसीलिए इस फाइनेंशियल सर्विसेज बोला है उन्होंने कि वो बैंक का एटीएम का खर्चा आ गया, उसका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया, जितने लोग काम करेंगे उनका सैलरी का बर्डन आ गया, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो एक आरआरबीज के ऊपर इम्पैक्ट करती है, ओके। तो इससे क्या होता है, डिस्करेज द लार्जर डिपॉजिटर एंड बोरोर्स, दोनों को ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, क्या होता है, जहाँ पे ज्यादा एटीएम सर्विसेज नहीं है, ज्यादा जहाँ पे ज्यादा बड़ा लोन दिया नहीं जाता है, ऐसे जो चीजें, तो यहाँ पे बड़े जो रिक्वायर डिपॉजिटर है या फिर जिनको लोन चाहिए, ये डिस्करेज होते हैं। ये भी एक फैक्टर है जो आरआरबी पे इम्पैक्ट करता है। दूसरा एक है जो इम्पैक्ट करता है वो है लोन फेलियर, हायर लोन फेलियर्स रिजल्ट इन देयर यूज डायरेक्ट लेंडिंग बाय द स्टेट, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट लेंडिंग स्टेट के थ्रू, कोऑपरेटिव के थ्रू होता है मैक्सिमम। सो उसकी वजह से क्या होता है ना, जो भी लोन ऐसे पर्टिकुलर आरआरबी के थ्रू लिए गए हैं, वो हो सकता है डूबे, या फिर कल को मिनिस्ट्री जो है वो अनाउंस कर देंगी कि वेवर ऑफ करना है। सी, वेवर ऑफ ये कहने के लिए मिनिस्ट्रीज या फिर जो पॉलिटिशियन, इनके लिए बहुत आसान है कि फार्मर्स के लोन वेवर ऑफ किए जाए, बट इस फार्मर को जो लोन दिए गए थे, इसका फंडिंग आएगा कहाँ से, तो ये ऊपर से आता है, आरबीआई से होके ये फंडिंग नीचे आएगा। और इसके लिए फंडिंग जो है ना, ये फिर स्टेट कोऑपरेटिव, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, फिर हाँ आपका पैक, ऐसे आएगा। सेम वे आपका अगर आईसीआईसी फिर नेशनलाइज बैंक पे हो गए तो सेम आरबीआई के थ्रू वो फंड जो है नेशनलाइज बैंक को ट्रांसफर होगा, फिर वो नेशनलाइज बैंक धीरे धीरे उनके ब्रांचेस को ट्रांसफर करेगी। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, अगेन इट इज वन ऑफ अ फैक्टर अफेक्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे व्यवहार ऑफ आते हैं, जब कभी भी लोन फेलियर्स होने लगते हैं, जब कोई फार्मर सुसाइड कर लेता है, तो एज पर द लॉ जिस किसी ने फार्मर ने सुसाइड किया हुआ है उसका लोन डिमांड नहीं किया जा सकता, एंड ना ही उसकी लैंड को मॉर्गेज किया जा सकता है। इट इज अगेन अ लॉ ऑफ पर्टिकुलर बैंकिंग। ये बात अलग है कि फार्मर्स को इसके बारे में पता नहीं है। जो भी पर्टिकुलर फार्मर सुसाइड करता है उसका लोन बाद में वेवर ऑफ किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ही। तो ये सारी चीजें है, और ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आरआरबीज के ऊपर, ओके। देन एक दूसरा है कि
हाई फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है मीन्स जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ये जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला रेंट है, एम्प्लॉय का सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, फैसिलिटीज़ है, चेकबुक है, ये है वो है। तो ये सारी अगर एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ एज अ बैंकर, तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे पास जो सेविंग होते हैं वो बहुत छोटे हैं, बट मैं फैसिलिटी हर तरह की प्रोवाइड करती हूँ। तो हियर आई लाइक टू टेल यू वन एक्सपीरियंस। HDFC के जो प्रेसिडेंट है अजय कुमार सर, ही इज अवर alumna बेसिकली, ही इज प्रेसिडेंट। तो उनसे हमारी बात हुई थी, ही रिसेंटली केम इन आवर पर्टिकुलर GDPI। तो ही टोल्ड कि लाइक मैडम HDFC भी यही करता है RRBs के बारे में, ऐसी बात हुई थी कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम वी वर्क एज पर द कस्टमर, कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से चलते हैं। जैसे कोई खेड़े में अगर हम ब्रांच ओपन करते हैं तो वहां पे के जो लोग होते हैं ना फार्मर्स, वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे AC है क्या, यहाँ पे कितना डेकोरेटिव बना गया है ब्रांच को, यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने फास्ट सर्विस मिल रही है, ये सारी चीजें ना वहाँ पे नहीं देखी जाती। वहाँ पे सिंपल फैन भी लगाया तो भी चलेगा उस पर्टिकुलर ब्रांच में। इवन जो डेस्क है, जो भी मीन्स फर्नीचर जो लगता है, जो पूना सिटी में लगता है और वो जो रूरल एरिया में लगता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वहां पे लोग क्या चाहते हैं, हमें फास्ट सर्विस हो, फास्ट प्रोसेसिंग हो, और पटापट हमारा जो सेविंग्स भी हो और पटापट लोन भी हो, दैट्स इट। उनको डेस्क कैसा लगा है, कितना डेकोरेटिव लगा है, कितना लाइटिंग लगा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ पे ऐसी ब्रांचेस हम खोलते हैं तो वहां पे हम असेट्स के ऊपर खर्चा कम करते हैं। इवन स्पेस, आप अगर किसी भी बड़े बैंक में जाते हो तो आप क्या चाहते हैं, इन अर्बन सिटी व्हाट इज एक्सपेक्टेड, लोगों का क्या सोचना होता है किसी भी का, कि बहुत बड़ा ब्रांच होगा, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, सिक्योरिटी गार्ड होगा, AC लगा होगा, बहुत सारा अच्छा खासा इंटीरियर किया होगा, करेक्ट। बट यही विलेज वाला जब ब्रांच ओपन किया जाता है तो फार्मर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, तो बहुत बड़ा खर्चा हम वहीं पे सेव करते हैं टू सेव द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। So this is nothing but what HDFC is doing, because here actually हमारा मुद्दा यही था कि how they are cutting the cost। तो ये एक कॉस्ट कटिंग का इलाज है जो बैंक्स अप्लाई करती है, तो ये हाँ यहाँ पे किया जा सकता है एंड कर रही है बैंक। ओके, HDFC is doing well in that particular area. Now the next area that challenge is what, पुअर फाइनेंशियल स्किल जो होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं कि जो आप जो फाइनेंसिंग दिया जा रहा है RRBs के थ्रू, वो जो पर्टिकुलर बैंक है, जैसे मैंने सभी बोले, नेशनलाइज, प्राइवेट, कॉमर्स, क्रेडिट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल आर देयर, करेक्ट। तो उस पर्टिकुलर बैंक का जो फाइनेंशियल स्किल है, मीन्स कितना वो फटाफट वो लोन दे पा रहे हैं, उनकी स्पॉन्सरिंग कैसी है, उनकी फंड की पार्किंग कैसी है, वो फंड का अलोगेशन कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजों में स्टाफ की जो पर्टिकुलर स्किल्ड स्टाफ है ये कम होने की वजह से ये ऑटोमेटिक पुअर फाइनेंशियल स्किल आ जाता है। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज देने में डिले होना, या फिर वहीं पे वहां पे फ्रॉड होना, दिस इज इंक्रीजिंग मोर। बट वही RRBs में अगर स्किल्ड लोग भरे गए या फिर स्किल्ड लोगों को लगाया गया तो देयर इज अ फेयर चांसेस कि ये सब कुछ जो है वो कम हो। तो ये इस बारे में मैंने जब अजय कुमार सर से बात किया तो ही सेड कि लाइक मैडम हियर वी टेक ऑलवेज, आप कभी भी देखो HDFC कभी भी फ्रेशर्स को जो हायर करता है वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए करता है, बट बैक ऑफिस में हमारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस वाले लोग हम पुटअप करते हैं। हम कभी भी फ्रेशर्स को बैक एंड में काम नहीं करने देते हैं। वी ऑलवेज हायर द पीपल फ्रेशर्स ओनली फॉर मार्केटिंग। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे कि जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर ये इम्पैक्ट ना करे। ओके, तो ये फैक्टर उन्होंने 2005 में देखे गए थे, तो अभी तो धीरे धीरे RRBs और सारी बैंक्स इसे ओवरकम कर रही है। ओके, दूसरा एक है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस यहाँ पे बहुत बड़ा आता है कि जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, मीन जो बड़ी बैंक है, जैसे ICICI ने ओपन किया एक रूरल बैंक, ओके, रूरल ब्रांच ओपन किया, तो स्पॉन्सरर बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है वो, और ये जो रूरल बैंक ओपन किया गया है इसका, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि ICICI is not only thinking about providing the services, they are thinking about giving more loans and thinking about more profitable, correct?
बट ये जो पर्टिकुलर आरआरबीज का जो मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रूरल लोगों को कम रेट पे, कम इस पे छोटे छोटे लोन दिए जाए। और बैंक का कहना है कि हम जितने बड़े लोन देंगे, जितने लॉन्ग टर्म लोन देंगे, उतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। ओके तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जो इम्पैक्ट करता है आरआरबीज के ऊपर। और दूसरा है कि जो देखा गया आरआरबीज में प्रोफेशनलिज्म की, लाइक जो प्रोफेशनल वे ऑफ हैंडलिंग होना चाहिए कस्टमर के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो आरआरबीज में कम है। वहीं आप अगर प्राइवेट बैंक्स में देखो तो वो बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव्स में वो इतना अच्छा नहीं है। बट कोऑपरेटिव्स में क्या है ना, कोऑपरेटिव्स आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, लाइक मैं उस गांव में हूँ, मेरा गांव में मेरा खेती बाड़ी है, अच्छा खासा खेती बाड़ी है, एंड मेरा नेशनलाइज्ड बैंक से लोन होते हुए भी ये पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक मुझे फिर भी उसी लैंड के ऊपर लोन देगा। ओके तो ये एक अनप्रोफेशनलिज्म है कि जिसकी वजह से आगे जाके क्या होता है कि आरआरबीज को ये देखना पड़ता है कि दैट पर्सन इज नॉट पेइंग द लोन, एनपी भी देखने पड़ते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म का एक फॉर्म है कि जो आरआरबीज में लेस है। ओके दूसरा एक है कि इन प्रॉपर, ये जो इन अप्रोप्रिएट वेज स्ट्रक्चर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली आरआरबीज में। मींस रूरल बैंक्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी और जो लोग अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग जो रूरल एरियाज के रूरल ब्रांचेस में काम कर रहे हैं उनका एसबीआई में तो नहीं फर्क पड़ता होगा, बट जितने भी प्राइवेट बैंक है, कमर्शियल बैंक से, इवन कोऑपरेटिव है, इन सब की सैलरी में फर्क पड़ता है। ओके क्योंकि वहां पे जो डीलिंग है ट्रांजैक्शन से वो कम है, कम लोगों से काम करवाना है, कम डॉक्यूमेंटेशन है, कम हैंडलिंग है, कम वर्कलोड है। तो इसकी वजह से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है कमर्शियल बैंक्स के अंदर और ये आरआरबीज के अंदर, क्योंकि कमर्शियल बैंक ज्यादा करके सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में ज्यादा चलती है और ये जो बैंक है ये तो रूरल एरियाज में चलती है। करेक्ट, तो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इट मेक्स अ डिफरेंस फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन अ बैंक। ओके and RRBs were required to retain their rural favors and identity in the rural population। तो इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उनका जो भी बैंक खोली गई है या फिर जो भी कमर्शियल बैंक वहां पे आई है रूरल बैंक के नाम से, उनका खुद का ब्रांड बनाए रखना रूरल एरिया में इट बिकम्स ए वेरी क्रूशियल रोल। तो ये एक फैक्टर है। देन दूसरा एक है एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर किसी फार्मर को होम लोन दे रहे हो और वो लैंड के साथ आता है तो उसके जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है वो अलग है। वही हम अर्बन एरियाज में जो होम लोन लेते हैं तो उसका फर्क अलग है। ओके दूसरा एक है कि इसके अंदर जो रेट्स है, सिंस वेयर लेंडिंग अ वीकर सेक्शन यट वेयर required to pay slightly higher rate than the commercial bank on deposit। okay मीन्स जो वीकर है उनके लिए जो है अगर डिपॉजिट्स है तो उनके लिए हाइयर रेट भी देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है तो अभी तो हमने रूरल बैंक्स देख लिए। करेक्ट, रूरल बैंक का, रूरल फाइनेंस का क्या कंसेप्ट है ये समझ में आ गया और कौन कौन प्लेयर है ये भी समझ में आ गया। तो इसके अलावा जो स्ट्रक्चर देखे हैं उस स्ट्रक्चर के अलावा और एक स्ट्रक्चर काम कर रहा है इस माइक्रो फाइनेंस के अंदर, वो है चिट फंड फाइनेंस। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में बात की थी। तो ये जो चिट फंड फाइनेंस है बेसिकली ये भी एक्ट के अंदर ही चलता है। एज पर द चिट फंड एक्ट, उसके लिए हर एक चीज के लिए एक्ट है। जितने भी हम देख रहे हैं ना कंसेप्ट, इस सब के लिए एक्ट बने हुए हैं। तो ये चिट फंड एक्ट जो है ये 1982 में, देखो कितना पुराना, इट्स वेरी ओल्ड चिट फंड। एंड इस चिट फंड का बेसिक फंडा क्या है? फंडा ये है कि जो ये लोग, यू कैन सी द पिक्चर हियर, ये जो सेविंग्स है ये सारे लोग क्या करेंगे, ये सारे लोग सेव करेंगे। ओके जैसे ये लेडी ने सेव किया, इसने सेव किया, इसने सेव किया, इसने सेव किया, तो एवरीबॉडी विल सेव फंड इन द पर्टिकुलर फंड। ओके ये एक फंड है, उस फंड के अंदर ये सारे लोग मिलके सेव करते हैं। ठीक है तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेविंग्स है ना वो रोटेट हो गए, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो रोटेट हो गए। एंड दैट पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर सारे मेंबर है ना
ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेविंग्स करते हैं। ओके, एंड जब आपका सेविंग आएगा तो आपको पर्टिकुलर टर्न के ऊपर वो दिया जाएगा, इसमें से आप क्रेडिट भी उठा सकते थे। ठीक है, तो ये जो है रोटेटिंग है, और इसके अंदर ये जो सारे खड़े हैं, ये हो सकता है एक फैमिली के लोग हो, या फिर रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, या फिर किसी एक कंपनी के ही सारे लोग मिलके हो, या फिर किसी कॉर्पोरेट के सारे लोग मिलके ये चिट फंड चला सकते हैं। ओके, तो नेबरर्स भी हो सकते हैं, मेरे आजू बाजू वाले लोग सब मिलके ये चिट फंड चला सकते हैं। ओके, तो चिट फंड को पहले तो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर ये स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड ये चिट फंड ज्यादा करके एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेगा जब इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होगा तब। ओके, ये अलग अलग नाम से जाना आता है, चिट्टी, कुर्ती, चिट नाम से भी जाना जाता है। ओके, अलग अलग फंड नाम दिए गए हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिए गए हैं। ओके, तो बेसिकली आज की डेट में देखा गया तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अराउंड 10,000 जो है चिट फंड डाले गए हैं। ओके, एंड इस चिट फंड का बेसिकली सीक्रेट क्या है सक्सेस होने का, तो यहाँ पे जो चिट फंड है ये क्या करता है, बिजनेस दैट दीज कंपनीज रन थ्रू द एजेंट्स, उनके जो पर्टिकुलर एजेंट्स हैं उनके थ्रू ये चिट फंड्स एक्चुअली रन होते हैं। ओके, एंड ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी लोग उस एरिया में है, एजेंट लोग ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, आजू बाजू वाले या फिर उनके रिलेटिव्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस चिट फंड में पैसे डालो, आपको इसका ज्यादा मिलेगा। ओके, तो या फिर आपको लमसम में मिलेगा अमाउंट। ओके, तो दैट इज द थिंग, बिकॉज ऑफ दैट पीपल स्टार्टेड सेविंग इनटू द चिट फंड। चिट फंड्स की ज्यादा करके कंपनीज ओपन होती है, इट्स नॉट अ बैंक, इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ कंपनी। ओके, इट्स नॉट अ बैंक, तो उस बैंक के अंदर सिर्फ डिपॉजिट होता है, वो रोटेटिंग सेविंग्स के ऊपर वो हर एक को दिया जाएगा। ठीक है, ये चिट कंपनी जो है मोर एक्टिव जो है वो रूरल एरियाज में या फिर छोटे छोटे सिटीज है वहां पे ज्यादा ये कंपनीज फोकस करती है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के लिए तो नॉलेज है, बट चिट फंड में ज्यादा पैसा जल्दी मिलेगा ये सोच के लोग ज्यादा सेविंग एजेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से करते हैं। ओके, और ये एजेंट्स जो है ये क्या प्रॉमिस करता है कि हम जो देंगे ना आपको 3 से 4 गुना आपको रिटर्न मिलेंगे, आपको सिर्फ 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सेविंग करने हैं। ओके, ये एजेंट प्रॉमिस करता है और इसकी वजह से लोग सेविंग करते हैं बेसिकली। तो ये एजेंट है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पे टू रन द चिट फंड। एंड ये जो पर्टिकुलर चिट फंड्स है ये अलग अलग पोन्जीस नाम की या फिर सेलिब्रिटीज या फिर अलग अलग बड़े लोगों से ये ऐसी जो स्कीम्स है ये कंपनी एंडोर्स करती है, मार्केट करती है, कि ताकि लोग विश्वास रखें कि ये चिट फंड चलेगा। ओके, तो दिस इज बेसिकली द चिट फंड। तो चिट फंड में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये माइक्रो फाइनेंस का टूल है, बट ये एक टूल है जिसकी वजह से लोग सेव कर सकते हैं। ओके, सेविंग का टूल है ये बेसिकली, कि जिसके अंदर सेविंग होगा और आपको आने वाले कम पीरियड में रिटर्न ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही एक चिट फंड था जो इंडिया में बहुत फेमस चिट फंड का फ्रॉड है, वो है श्रद्धा चिट फंड स्कैम। आई हैव वन स्मॉल वीडियो फॉर दैट। ओके, वी आर नियर टू finish our first chapter. One second, I will just share with you that video. Yeah. In the last 2 years, I went from being in a job. नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं शारदा चिट फंड स्कैम के बारे में। ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें मिडिल क्लास और अपर क्लास का तो पैसा डूब ही गया, पर साथ ही जो भिखारी है वो भी लुट गए। ये काफी बहुचर्चित स्कैम है जिसका नाम हम कई बार सुनते हैं। जब भी बंगाल के इलेक्शन आ जाते हैं इस स्कैम का टॉपिक जरूर आता है। तो आज हम इस स्कैम को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि शारदा चिट फंड स्कैम कैसे किया गया। इंडिया में बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स चलती हैं जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स को लूटने का काम करती है, और शारदा चिट फंड स्कैम कुछ इसी तरह का स्कैम था जिसने बहुत सारे लोगों को लूट लिया। इस स्कैम के जो खलनायक है उनका नाम है सुदीप्ता सेन। सुदीप्ता सेन शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे।
सुदीप्ता सेन को अपनी कंपनीज के लिए कुछ पैसे उठाने थे, इसलिए उन्होंने रिडीमेबल बॉन्ड्स और सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करना शुरू किया। अब ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इन्वेस्टर से पैसा उधार लेने का एक तरीका है। जनरली जब कोई कंपनी बैंक से पैसा उधार लेती है यानी लोन लेती है तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, इसलिए वो कंपनी जिनका नाम अच्छा है वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए भी पैसा उठाते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के जरिए कंपनी को बैंक से कम इंटरेस्ट में पैसा मिल जाता है और लोगों को भी जितने रिटर्न्स उनको बैंक से मिलने वाले होते हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है तो उसके साथ रिस्क भी आता है। अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है और उसमें गवर्नमेंट की गारंटी दे रही है तो वो सेफ बॉन्ड माना जाता है। लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर के जरिए पैसा उठाती है तो रिस्क फैक्टर भी आपको देखना होता है कि क्या वो कंपनी आपके पैसे लौटा पाएगी या नहीं। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि सुजलॉन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उसने अपने बॉन्ड्स डिफॉल्ट किए। उसके बाद कई सारी कंपनीज बॉन्ड डिफॉल्ट करती रहती है। तो प्राइवेट कंपनी जो बॉन्ड या डिबेंचर के जरिए पैसा उठाती है वो बॉन्ड और डिबेंचर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब सुदीप्ता सेन अपनी कंपनी के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर के जरिए पैसा उठाने लगे तो वो लोगों को बताने लगे कि मैं आपको इतने इतने पैसों पर इतना इतना रिटर्न दे दूंगा, यानी वो फिक्स रिटर्न की बात करने लगे और रिटर्न भी ऐसे कि लोग चकरा जाए। काफी प्लानिंग करके सुदीप्ता सिंह ने ये स्कैम किया है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हैं। जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे पहले सेबी से अप्रूवल लेना होता है, परमिशन लेनी होती है। लेकिन सुदीप्ता सिंह ने वैसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि जो बॉन्ड और डिबेंचर वो इशू करने वाला है वो जेन्युइन यूज के लिए नहीं है बल्कि एक स्कैम है। इसलिए सबसे पहले उसने कुछ एजेंट्स हायर किए, यानी उनको बताया कि अगर आप मुझे कस्टमर लाके दोगे यानी ऐसे लोग लाके दोगे जो इन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं तुम्हें इतना इतना कमीशन दूंगा। एजेंट्स को ही 20 से 25% का कमीशन दिया जाता था। तो आप समझिए कि लोगों को किस तरह के प्रोमिसेस किए गए होंगे और किस तरह का लालच दिया गया। मतलब 20% कमीशन की बात की जाए तो अगर कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 2,000 रुपए तुरंत एजेंट को मिल जाएंगे और एजेंट्स को भी ये बताया गया कि कंपनी सारे पैसे रिटर्न करेगी, वो भी अच्छे इंटरेस्ट के साथ। तो ये एजेंट्स अपने गली मोहल्ले में जाकर लोगों को बताने लगे, उन्हें कन्विंस करने लगे कि कैसे वो अपना पैसा जल्दी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार बोलता है 25 दिन में पैसा डबल। इंडिया में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में नहीं पता। उनको नहीं पता कि कोई ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए अगर कोई बोलता है कि डिबेंचर हम इशू करेंगे और एक दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स का इस्तेमाल करके फिक्स रिटर्न का वादा करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि हाँ ये सही बात बोल रहे होंगे और लोग भी उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अपनी पूरी लाइफ टाइम की मेहनत की कमाई लोग उन स्कीम्स में डाल देते हैं। तो इस तरह सुदीप्ता सेन ने 17 लाख लोगों से करीब 4,000 करोड़ रुपए रेज किए। 4,000 करोड़ वो फिगर है जो गवर्नमेंट ने पब्लिश की है। ये स्कैम इससे ज्यादा का भी हो सकता है। इस स्कैम की मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर कंपनी का नाम देखा जाए तो कंपनी का नाम है शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके अंडर बहुत सारी ग्रुप की कंपनीज थी जैसे कि शारदा रियल्टी, शारदा हाउसिंग, शारदा टूर्स एंड ट्रेवल्स, शारदा गार्डन रिजॉर्ट्स एक्सेट्रा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम था शारदा देवी। तो सुदीप्ता सेन ने अपनी कंपनी का नाम उनके नाम पर ही रखा ताकि कंपनी के प्रति गुडविल पैदा हो। जैसे ही कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाना शुरू किया उसके बाद सुदीप्ता सेन फिल्म स्टार और स्पोर्ट प्लेयर को लेकर भी एडवर्टीजमेंट करने लगे, एंडोर्समेंट करने लगे। जैसे कि आपको पता है कि बंगाल में फुटबॉल का काफी क्रेज रहता है, इसलिए उन्होंने फुटबॉल क्लब्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया जैसे कि मोहन बैगन और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर करना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने एम्बुलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू किया कि लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस। इस तरह की कुछ और चीजें करके उन्होंने लोगों का विश्वास जीत लिया कि शारदा ग्रुप लोगों के अच्छे के लिए है और हमेशा नेक काम करते हैं, जिससे शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया और ये स्कैम और तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ बंगाल ही नहीं, आजू बाजू के स्टेट्स में भी ये स्कैम फैलता चला गया जैसे कि उड़ीसा, आसाम एक्सेट्रा। साल 2009 के करीब सेबी को पता चला कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी जिस तरह से पैसा उठा रही है उसमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए सेबी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी, सुदीप्ता सेन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिफाई किया कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन इसके बाद भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं ली और शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना स्कैम तेजी से आगे बढ़ाने लगे। स्कैम और आगे बढ़ने लगा तो सेबी को पता चला अगर न्यूमरोलॉजी सच में किसी को सीखनी है तो दिस इज द बेस्ट कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज 50 से ज्यादा लोगों से पैसा रेज कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सेबी से परमिशन भी नहीं ली है। ये देखकर सेबी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नोटिस भेजा, जिसके चलते सुदीप्ता सेन ने और एक शातिर डिसीजन लिया। उसने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर बहुत सारी कंपनीज बनाई, बहुत सारी मतलब करीब 300 कंपनीज बनाई और फिर उन कंपनीज के नीचे वो इन्वेस्टर्स ऐड करने लगे
ताकि सेबी भी कंफ्यूज हो जाए कि किस कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है। सुदीप्ता सिंह ने कंपनीज का बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया, जिसके बाद स्कैम को डिटेक्ट करना सेबी के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। सेबी ने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसमें उन्हें पता चला कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की अलग अलग कंपनीज 50 से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा अभी भी रेज कर रही है। जिसके बाद जब उन्होंने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज और सुदीप्ता सेन से सवाल किए, तो सुदीप्ता सेन और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें बताया कि हम डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के जरिए नहीं, बल्कि चिट फंड के जरिए पैसा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सब चिट फंड है, इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं। अगर आपको चिट फंड क्या होता है ये पता नहीं है, तो आपको बता दूं कि चिट फंड बिल्कुल बीसी की तरह काम करता है। बीसी को बीसी, कमेटी या फिर चीटी भी कहा जाता है। जनरली आपके आजू बाजू आपने देखा होगा कि कई सारी लेडीज एक साथ आकर हर महीने कुछ पैसा इकट्ठा करती है। उसके बाद एक चीट बॉक्स उनके पास रहता है, जिसमें सबके नाम होते हैं। फिर किसी बच्चे के जरिए या फिर जो एजेंट है उसके जरिए वो चीट उठाने बोलते हैं, और जिसका नाम आ जाता है उसको वो पैसे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोगों ने 10-10 हजार रुपए डाले हैं, तो उन 5 लोगों की चीट बनेगी, और फिर जिनका नाम आएगा उनको वो 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अगले महीने फिर से ये लोग 10-10 हजार रुपए जमा करेंगे, और उस टाइम चीट में उनका नाम नहीं रहेगा जिनका नाम ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी पहले ही जिनका नाम आ चुका है उनका नाम नहीं रहेगा। फिर उसमें 4 मेंबर्स का नाम आएगा, उसमें से जिनके नाम की चीट आई उन्हें इस बार 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह ये पैसा रोटेट होता रहता है। चीट फंड भी इसी तरह काम करता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है। अगर चीट फंड की बात की जाए, तो मान लेते कि 5 लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा किए। नाउ जो ऑर्गेनाइजर है वो भी कुछ फीस लेगा। मान लेते कि ऑर्गेनाइजर ने फी ली है 500 रुपए। उसके बाद सारे लोगों के नाम और उनकी बिडिंग प्राइस की चीट बॉक्स में डाली जाएगी, और उसमें से वो चीट फाइनलाइज होगी जिसकी बिडिंग सबसे कम है, यानी जिस पर्सन ने सबसे कम बीड किया है उसे वो पैसे दिए जाएंगे, और बाकी के पैसे बाकी लोगों के बीच बांट दिए जाएंगे। जैसे कि सबसे कम बीड आई है 40,000 रुपए की, तो उस पर्सन को 40,000 रुपए मिल जाएंगे, और बाकी जो 10,000 रुपए है उसमें से 500 रुपए ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर ले चुका है, तो बचे 9,500 रुपए। तो बाकी 9,500 रुपए बाकी मेंबर्स के बीच, यानी बाकी 4 मेंबर्स के बीच बांट दिए जाएंगे। तो सुदीप्ता सेन ने सेबी को ये क्यों बताया कि ये चिट फंड है? वो इसलिए कि चिट फंड सेबी के अंडर नहीं आते हैं, चिट फंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसलिए सुदीप्ता सेन को लगा कि अगर मैं चिट फंड बताऊंगा तो सेबी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये चिट फंड स्कैम था ही नहीं, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का स्कैम था, जिसमें सुदीप्ता सेन की कंपनीज ने इलीगल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के जरिए लोगों से पैसा उठाया। जनरली जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से बॉन्ड्स या डिबेंचर से पैसा उठाती है, तो उसे सेबी के साथ प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होता है। उसके बाद कई सारी चीजें डिसाइड की जाएगी, देन सेबी देखेगी कि सारी चीजें सही है या नहीं, जिस तरह के रिटर्न आप दे रहे हो वो सही है या नहीं, और उतने रिटर्न देने की कैपेबिलिटी आपकी कंपनी की है या नहीं। ये सारी चीजें सेबी देखती है। जैसे कि बाकी पॉन्जी स्कीम में चलता है, उसी तरह इसमें भी हो गया। शुरुआत में सारे इन्वेस्टर्स को पैसे दिए गए ताकि लोगों में ट्रस्ट बना रहे, और वो लोग भी ज्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में बताएं। एक मार्केटिंग टेक्निक होती है पॉन्जी स्कीम्स की, कि शुरुआती जो लोग जुड़े रहते हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये स्कीम तो काफी अच्छी है, हमें तो बैंक से ज्यादा रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। वो लोग अपने रिलेटिव्स, नेबर्स सबको इस स्कीम के बारे में बताते चलते हैं, और फिर स्कीम आगे बढ़ने लगती है। तब तक तो ठीक था जब तक इस स्कीम में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था, क्योंकि शुरुआत के इन्वेस्टर्स को पैसा आराम से दिया भी जा रहा था। लेकिन फंड का इनफ्लो कम होने लगा, जिससे दिक्कतें आने लगी कि जिन लोगों को पैसा देने की बारी थी उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा था। लोग 1 महीना रुके, 2 महीना रुके, 6 महीना रुके, लेकिन जब 1-1 साल के ऊपर का टाइम जाने लगा तो लोगों के मन में शंका आने लगी, और लोग कंप्लेंट्स फाइल करने लगे। धीरे धीरे कंप्लेंट्स के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो 2013 में ये स्कैम पूरी तरह से बाहर आ गया, जिसके बाद सुदीप्ता सेन और बाकी लोग भागकर चले गए। फिर अप्रैल 2013 में सुदीप्ता सेन और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस स्कैम के साथ एक्टर्स और पॉलिटिशियंस भी कनेक्टेड थे। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती शारदा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर थे। वही तृणमूल कांग्रेस के कुछ एमपीज भी स्कैम के साथ जुड़े थे। तृणमूल कांग्रेस के एमपी कुणाल घोष शारदा के मीडिया कंपनी के सीईओ थे। साथ ही मदन मित्रा और बाकी लोग भी शारदा ग्रुप के साथ कनेक्टेड थे। जब ये स्कैम बाहर आया तो बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। कई सारे लोगों ने, करीब 200 लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था। इंडिया में स्कैम्स काफी ज्यादा होते हैं। जनरली जो आम आदमी है उसे फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पता नहीं होता, जिसका फायदा फ्रॉडस्टर्स अपने फायदे के लिए कर लेते हैं। तो ये था शारदा का पूरा स्कैम। जरूर this is the one video regarding Sharda chit fund. It is not actually chit fund, but it was showcased like a chit fund, and intentionally he did. Okay, there is a one more concept in your syllabus is related to shadow banks. What is a shadow bank? There is a small line in your syllabus, shadow bank. So I have a small video, through that you can continue. What is a shadow bank? Well,
What you and I would commonly call just a bank is actually more technically a commercial bank. And that means a bank that takes deposits from individuals and businesses, and it's insured by the government through the FDIC. Because of the government guarantee, depositors don't feel the need to run to the bank at the first sign of trouble and pull out their money. A shadow bank, on the other hand, does not take deposits and so does not fall under the FDIC. Shadow banks are generally any entities that perform bank-like activities but are not regulated like traditional banks. Examples include investment banks, along with other complex financial intermediaries such as hedge funds, issuers of asset-backed securities, money market funds, and even some parts of traditional commercial banks, which are not covered by the deposit insurance guarantee. Take investment banks, one type of shadow bank. Investment banks are a different kind of bank without a comparable governmental guarantee for deposits or liabilities. The money they use comes from investors, not from depositors. So the investors are always asking, if I lend my money to an investment bank, are my funds safe? Will I get my money back? And these investors are more watchful and sometimes even prone to panic if something seems to be wrong with the investment bank. And we saw a lot of this during the Great Recession. Check out our practice questions to test your skills on shadow banks. If you're curious to learn more about the role shadow banks played in the shadow banks means the bank which are just taking a fund. Okay, they are not giving any kind of a loan. They are taking a fund from the people and investing into the market. Okay, so these banks are working in our India also. This particular video I found from one particular university, and it is foreign video actually. So that university I have taken this. Okay, so shadow bank is working as a like it is a bank, but it is not working like a bank. Okay, they are giving you platform where you can save your money. Okay, and they definitely they will provide you returns on it. Okay, so this is particular, and in microfinance there is only overview, and that is one remaining, so that I will share with you, that you can just read. Okay, the first chapter is over here. Okay, I will share the PPT with your mom so she can give you. Okay, so the overview part you can read, because overview it is a microfinance industries is growing day by day. The statistical area, whatever the statistics are required for that, I have given even here on my slide. Okay, how it is growing, and it is available on net also. It is a RBI SIDBI's report. Basically, in the SIDBI's they have mentioned how the microfinance is increasing around 40% year on year. We are in, they are, means this sector is increasing, and this particular borrowers are more than something 60 1600 crores or more than that people are connected with the microfinance, and they have lent the money to them. And as compared to all other sector, means banks, then state financial services, then microfinance, then NBFCs, and NGOs firms. Okay, so as compared to that, if we see, so more part is taken by the microfinance and the bank sector. Microfinance is around, I think, 38% of the area, means market share is covered by yeah, our this particular microfinance, and 34% is taken care by the banks. Okay, so just go through it, overview of microfinance, so that will help you out if any MCQ comes about overview. Okay, so today we'll stop here. Okay, the first chapter is over from my side. Okay, any question up to this? Any question? I can see here Gauri is there, No, Rajesh. ma'am, no, right now. Okay, thank you, Suresh. Suresh, Kumar, thank you. Then we'll stop here. Okay, I will share with you my PPT. Okay, Thank you, ma'am. thank you. Take your food. Be safe.